वेलकम बैक दोस्तों, मैं राजू कुशवाहा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फेड पे आपका स्वागत करता हूं। जो सीरीज़ हमने शुरू की है भाई पटवारी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की, उसका ये तीसरा वीडियो है ना। तो तीसरा वीडियो कैसे है, पहले वीडियो में पहले जो दो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, है ना। सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको सेकंड शिफ्ट के सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है भाई। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप भाई प्लीज़ उनको वीडियो देखिए, विजिट कीजिए, डेफिनेटली आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। और कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आप उन वीडियो को भी विजिट कीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको भाई बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ूंगा लेकिन आपको समझा दूंगा दोनों लैंग्वेज में, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये देखिए, ये एक जो लाइन लिखी है मैंने, परिधि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वृत्त की त्रिज्या के। जो वृत्त की परिधि होती है सरकमफेरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है भाई, रेडियस के, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझिए भाई, ये लाइन क्या कहती है कि अगर मैं परिधि में कोई चेंज करूंगा तो सेम चेंज मुझे त्रिज्या में देखने को मिलेगा। इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूं। उल्टा क्या बोलूंगा कि अगर मैं त्रिज्या में कोई चेंज करूंगा तो वो मुझे परिधि में भी एज इट इज देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर मैंने परिधि को बढ़ाया तो मेरी त्रिज्या भी बढ़ेगी, अगर मैंने परिधि को घटाया तो मेरी त्रिज्या भी घटेगी, या अगर मैंने त्रिज्या को बढ़ाया तो परिधि बढ़ेगी, त्रिज्या को घटाया तो परिधि घटेगी, ठीक है भाई। ये इस लाइन का मतलब है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है। यहाँ पे परिधि में अगर 5% की वृद्धि हो रही है तो भाई रेडियस में भी 5% की वृद्धि हो रही होगी, समझ रहे हो ना। अगर मैं परिधि में 5% की वृद्धि देख रहा हूं तो रेडियस में भी 5% की वृद्धि मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। ये इस लाइन का मतलब हो गया। तो अब देखिए 5% को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। ये जो 20 है ये बेस होता है, और ये जो 1 है ऊपर, ये जो 1 है वो इस चीज को डिनोट करता है कि कोई भी चीज घटी है या बड़ी है। कितना घटी है कितना बड़ी है ये ऊपर देखने को मिलता है। जैसे मान के चलिए 5% वृद्धि का मतलब ये है कि कोई चीज अगर 20 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हमें देखने को मिली है। अगर मैं इसको रेशो फॉर्म में लिखूंगा तो 20 से कितनी हो गई है भाई, 21। 20 से 1 बढ़ के 21 हो गई है, ठीक है। रेशो फॉर्म में मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूंगा, ठीक है भाई। तो देखो परिधि में ये चेंज आया है तो रेडियस में भी यही चेंज आएगा। तो मैं यहाँ से रेडियस अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको R1 मान लेता हूँ और इसको R2 मान लेता हूँ। पहले वाली को मैंने R1 माना है तो इसको मैं 20, और दूसरी वाली को बढ़ने के बाद R2 मतलब इसको 21 मान लिया। तो ये मेरी दोनों रेडियस का रेशो आ गया, पहली और बाद वाली का। अब देखिए भाई, जो मेरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है, आप बोलेंगे सर पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई के होने से वृत्त के क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस रेडियस की वजह से, है ना। रेडियस में जो चेंज होगा उसके बेसिस पे वृत्त के क्षेत्रफल में भी चेंजेस देखेंगे। तो देखो रेडियस में चेंज किस हिसाब से हो रहा है, आप बोलेंगे सर 20 से 21 हो रही है मेरी रेडियस, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, मतलब रेडियस में चेंज 2 बार होगा, तो मैं यहाँ पे भी 2 बार चेंज कर देता हूँ, मतलब स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए भाई 400 हो जाएगा ये 20 का स्क्वायर, और ये रेशो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। यहाँ पे आप देखेंगे अगर क्षेत्रफल पहले 400 था तो अब कितना हो गया 441। तो कितना मुझे देखने को मिला, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मुझे देखने को मिला 41 की वृद्धि मुझे देखने को मिली कितने पे, 400 पे। परसेंटेज निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10.25। तो आंसर जो आएगा भाई मुझे मिलेगा 10.25% की वृद्धि, ठीक है भाई। ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया। उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर तथा अन्य 1/3 भाग, देखिए भाई यहाँ पे गौर करना, 1/3 भाग इस मूल्य पर मतलब जो उसने मार्क कर दिया उसी मूल्य पर, और अन्य 1/3 भाग 20% की छूट पर, किस पे, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पे, और बाकी का भाग शेष कमीजों को उसने विक्रय किया है उन्होंने किस पे, अंकित मूल्य पर 50% की छूट पे। तो कुल लाभ या हानि बतानी है भाई। देखिए कोई कमीज थी, उसका सीपी 100 रुपये था, उसको उसने मार्क्ड करके 160 कर दिया, मतलब 60% का उसने मार्कअप किया, तो उसने 160 रुपये का टैग भाई लगा दिया 100 रुपये की शर्ट पे। ठीक है भाई, अब अपन यहाँ पे अभी ये मान लेते हैं कि भाई एक ही शर्ट थी, ठीक है, तो एक शर्ट का 1/3 किया उसने, उसके साथ उसको उसने मार्क प्राइस पे बेचा, फिर 1/3 किया, उसको उसने 20% की छूट पर बेचा, तो बचा कितना, वो भी 1/3 ही होगा। कैसे होगा 1/3, अगर शर्ट मेरी एक है तो 1/3 इसमें से यहाँ पे हो गया, 1/3 यहाँ हो गया, तो 1 माइनस ये टोटल हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 1/3 ही हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखो ये 1/3 मैं कर रहा हूँ तो मेरा फ्रैक्शन बन रहा है, तो इस फ्रैक्शन को मैं अवॉइड करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं टोटल जो कमीज हैं उनको मैं एक ना मान के मैं 3 मान लेता हूँ भाई। क्या मान लेता हूँ, 3। तो क्योंकि 3 का अगर मैं 1/3 करूंगा ना तो मुझे इजीली 1 मिल जाएगा और मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने टोटल नंबर ऑफ कमीज को मान लिया 3, तो मेरी टोटल कमीज कितनी है भाई, कमीज को मान लिया मैंने टोटल 3। ठीक है, एक कमीज को 100 रुपये में खरीदा था, तो 3 कमीजों को कितने में खरीदेगा भाई, आप बोलोगे सर 300 रुपये में खरीद लेगा, तो ये 300 क्या आ गया, सीपी, टोटल सीपी मेरा आ गया 300। अब देखिए भाई एसपी की बात करते हैं, तो देखो 3 कमीज टोटल थी, उसने 1/3 भाग को मार्क प्राइस पे ही बेच दिया, तो 3 का 1/3 करूंगा तो मतलब एक कमीज को उसने 160 रुपये में ही बेच दिया, क्योंकि मेरा एमपी कितना है 160 है और सीपी मेरा 100 है, तो एक कमीज को उसने 160 रुपये ही में ही बेचा। फिर उसने क्या किया, तथा अन्य 1/3 भाग, मतलब फिर से 3 का 1/3 करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसको उसने 20% की छूट पर बेचा है, मतलब मार्क प्राइस मेरा 100 था, 20% की छूट मतलब 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखूंगा तो मैं कितना हो जाता है 1/5। अगर मेरी 5 मार्कअप है तो एक का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं बेच कितने में रहूंगा भाई, 4/5 में, तो 160 का 4/5 में मैं बेच दूंगा इसको। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 32 4 जा 128। क्लियर है। अब भाई 3 कमीज थी, 2 बिक गई, एक और बची, इसको क्या किया इसने, इसका किया है भाई अंकित मूल्य पर 50% की छूट। 50% की छूट मतलब आधे में बेच दिया भाई, तो 160 का आधा हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल एसपी। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एसपी, तो जो कि कितना मिलेगा मुझे 8, और ये 8 और 2 10 और 6 16, और ये 3, मतलब 308 आ गया आपका एसपी। ठीक है भाई, सीपी कितना था, आप बोलेंगे सर 300 था, ये क्या था आपका सीपी। ठीक है, अब देखो सीपी और एसपी का रेशो हमें मिल गया। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 68 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 300 की चीज़ मेरी 368 रुपये में बिक रही है, तो 68 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 300 पे, और 100 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं परसेंटेज निकालने के, तो 2 0 से मैं 2 0 कैंसिल करूंगा, और 3 से जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 2 जा 2 बचेगा और नीचे 3, तो मुझे 22 सही 2/3% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एसएससी में, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तो भाई क्लियर कर ही लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इजी है, कुछ है ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन है 4 5 3 6 डिवाइडेड बाय 4 9 8 9 6। इसको आपको कैंसिल आउट करते जाना है और एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो देखो मैं सबसे पहले 9 से कैंसिल आउट करूंगा, तो 9 5 जा, अब जाएगा नहीं तो 0, और 9 4 जा। ठीक है भाई, अब वो 9 5 जा, उसके बाद कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, तो 9 5 जा, दोबारा से ये 3 बचेगा, तो 9 4 जा, और फिर से 9 4 जा। ठीक है, 9 से दोबारा मारूंगा डिवाइड, तो 9 5 जा 45, 5 बचेगा, तो 9 6 जा 54 सॉरी। यहाँ से डिवाइड मारूंगा तो 9 6 जा 54, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, और ये बचेगा कितना 5, तो 9 6 जा 54 हो जाएगा। अब देखिए मैं काटता हूँ 4 से, 4 1 जा 4,
और 4 4 जा 16, यहाँ से 4 1 जा 4, कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 5 जा 1 बचेगा, 4 4 जा। ठीक है, अब देखिए 7 से डिवाइड मारता हूँ, 7 2 जा 7 1 जा और 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14। ठीक है, 2 से फिर मारूंगा तो 2 1 जा और 2 11 जा, मतलब ऊपर आया मेरा 1 और नीचे आया मेरा 11, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, कैंसल आउट करना था, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन करना था भाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, आपको हो सकता है आपको पहले से मालूम हो। और वो क्या है, जब भी मैं किसी पॉइंट वाली वैल्यू का, जैसे मैंने मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 2.635 इस वैल्यू को ले लिया और मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 1000 का। ठीक है, तो अब ये जो आंसर निकल के आएगा मैं उसमें पॉइंट मतलब डेसिमल जो है कहाँ पे लगाऊंगा, इस चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को। तो देखो भाई, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या देखते हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 जीरो हैं भाई। तो ये जो डेसिमल है ना भाई, ये जो डेसिमल है राइट हैंड पे 3 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। ये जो डेसिमल है तो जितने ये जीरो होंगे तो राइट हैंड की तरफ मूव कर जाएगा उतनी ही डिजिट। तो कहने का मतलब है ये जो डेसिमल है वो आ जाएगा 3 डिजिट बाद, मतलब 1 2 3, मतलब ये जो 3 है इसके बाद आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से 2563.5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल मेरा राइट में खिसकेगा और अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा डेसिमल लेफ्ट में खिसकेगा। कैसे, देखिए, तो ये तो मल्टीप्लाई का था, अब देखिए डिवाइड का बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई वैल्यू ली 5.632, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड मारा कितने से, 100 से। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं, अब ये तो जो 2 जीरो हैं तो ये जो डेसिमल है वो आपका लेफ्ट में 2 डिजिट मूव हो जाएगा। तो देखो 1 डिजिट ऑलरेडी है तो दूसरी डिजिट के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं 0 लगा लूँगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.05632। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो 2 जीरो थी इनकी वजह से एक डेसिमल तो इसके बाद इससे पहले आ जाएगा और एक और नहीं था तो मैंने वहाँ पे 0 लगा लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना भाई। और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.0967 मल्टीप्लाइड बाय 1000 सॉरी इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967। देखिए भाई, जब मैं 100 का मतलब इस वाले को सॉल्व करूंगा तो ये डेसिमल है, ये वाला ये जो डेसिमल है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा भाई, 2 डिजिट खिसक जाएगा तो 9 के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.67। ठीक है भाई, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट खिसकेगा, तो 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, 6 और 7 एक नहीं है तो मैं 0 लगा लूँगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9670। ठीक है भाई, मल्टीप्लाइड बाई, और ये तो सिंपल 9670 हो जाएगा। इस डेसिमल को यहाँ से मैं हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखिए 967 इंटू 967 इंटू 967 बचा, तो 967 का आ जाएगा होल क्यूब। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 64 टू द पावर -2/6 दे रखा है आपको। ठीक है, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे कि भाई सर 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो आप। इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, और कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे मैंने 2 टू द पावर 6 लिख लिया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे कितना है -2/6। आपने रूल पढ़ा होगा भाई कि अगर a टू द पावर b है और बाहर में इसकी पावर कितनी है c है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है a टू द पावर b इंटू सी। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए ये। तो देखो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू -2/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर -2। ठीक है,
अब इस पावर को मैं पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, आपको मालूम होता है कि भाई इसको 1 के अपॉन में ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाती है, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा। तो देखो वर्ग, एक वर्ग ले लेते हैं भाई, मैंने ये वर्ग ले लिया। एक वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है भाई, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है और ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण। ठीक है, ये इसका हो जाएगा विकर्ण, और इस विकर्ण पे भी एक स्क्वायर बना हुआ है भाई, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप इसको बिल्कुल स्क्वायर इमेजिन करके चलिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं इस वाले स्क्वायर को देखूं, ये वाले को, ये जो सिंपल सा स्क्वायर है जो मैंने सबसे पहले बनाया था, उसकी साइड अगर मैंने 1 ली, ठीक है, तो अगर इसकी साइड मैंने 1 ली तो ये जो विकर्ण है वो आपका √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर का एरिया। सो एरिया होता है भाई साइड का स्क्वायर, जो भी मेरी साइड होती है उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरा स्क्वायर का एरिया आ जाता है। अब डायगोनल, तो ये हो जाता है √2 इंटू साइड। ठीक है, अब देखिए √2 इंटू साइड मतलब √2 इंटू 1, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 1, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेशो। अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, आप बोलेंगे सर √2 ही है ना इसकी साइड, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर। जब मैं √2 खोलूंगा तो स्क्वायर करूंगा 1/2, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, एक इक्वेशन दे रखी है px = x² - 2x + 3, आपको p1 निकालना है। 1 मतलब इस x की जगह पे आपको 1 पुट कर देना है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 1 पुट करूंगा तो देखो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 3, तो 1 - 2 + 3, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए भाई इसका आंसर देखिए 0.013 का स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 013। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई, आप बोलेंगे 169। ठीक है, अब मैं डेसिमल कहाँ पे लगाऊं और कैसे लगाऊं वो बता दीजिए ज़रा। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, आप बोलेंगे 3, और यहाँ पे भी 3 डिजिट हैं। तो जो डेसिमल है ना भाई उसके बाद मेरी 6 डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद मेरी 6 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल से पहले 3 यहाँ प्लस 3 यहाँ, तो टोटल 6 डिजिट होनी चाहिए, जिसमें से 3 डिजिट तो ये हैं और 3 डिजिट नहीं है, तो भाई मैं 0 लगा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ डेसिमल और यहाँ 0। तो देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई, 1 1 2 3 4 5 6, और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए भाई इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं कराऊंगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी करा चुका हूँ, तो आप वो देखिए। और अगर आपको नहीं आता है ना तो भाई बड़ी मुश्किल है ना, क्योंकि एवरेज निकालना है, सबको जोड़ना है, और कितनी है ये 1 2 3 4 5 से डिवाइड मार देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे। मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की है। उसने आधी दूरी को 60 km/h और शेष आधी दूरी को 90 km/h में पूर्ण किया है, तो तय की गई दूरी आपको बतानी है भाई। ठीक है, देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है। टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो बस इसी को आपको यूज़ करना है, आपको टाइम के इक्वल टाइम को रख देना है। एक टाइम तो आपको 6 आवर दे रखा है, और दूसरे तरफ जो टाइम रखेंगे उसको अपन ये d/s के फॉर्म में रखेंगे। तो देखो d को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। ठीक है, तो x का आधा मतलब आधी डिस्टेंस उसने चली है कितने से, 60 km/h से, प्लस और बाकी की आधी चली है उसने 90 km/h से।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई और x की वैल्यू निकाल लो। तो x अपॉन 120 प्लस x अपॉन 180, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 360 और ये 3 टाइम्स जाएगा तो 3x प्लस ये जाएगा 2 टाइम्स तो 2x। अब देखिए ये जाएगा 6 इंटू 360 इज इक्वल टू 3 और 2 5x। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इस 5 को मैं, ये वाला जो 5 है इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। 5 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 5 7 जा 5 2 जा, तो जो x की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 72 इंटू 6। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैं इसको मन में 70 प्लस 2 में तोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो 70 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मन में मिल जाएगा 420, ठीक है। अब बचा 2 तो 6 दूनी 12, 12 और जोड़ दो भाई तो 432 आ जाएगा। ये लेकिन मन में करना है, ऐसे लिख के नहीं करना है, लिख के तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 432 और बाकी जैसे भी आपको ईजी लगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, सिर्फ और सिर्फ स्पीड होनी चाहिए करने की, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है, ये आपको बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी आयु भाई 1 साल है, तो मेरे चचेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी 2 साल, क्योंकि डबल है ना उसकी आयु का, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखेंगे कि चचेरा भाई है, ये मेरी एज है, माई एज, और ये है चचेरे भाई की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ अपने चचेरे भाई से कितना छोटा हूँ, 1 यूनिट, मतलब 1 साल का गैप हमारी एजेस के बीच है। 1 यूनिट का यहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको 20 का गैप, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है और मुझसे मेरी ही आयु पूछी है तो वो भी आपकी 20 ही हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगर आयु पूछी होती किसकी, आपके चचेरे भाई की, आपकी कज़न की, तो वो हो जाती 20 इंटू 2 40, तो 40 आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेता है, ठीक है भाई। दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, ओके। फिर अचानक ए छोड़ देता है, ओके भाई। तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने दिन अधिक कार्य करना होगा, ये आपको बताना है। देखिए भाई, ए कितने दिन में कार्य कर रहा है 16 दिन में, बी कितने दिन में कार्य कर रहा है 20 दिन में। अब मैं टोटल वर्क मान लूंगा, और टोटल वर्क क्या मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम, जो कि आ जाएगा 80। एलसीएम ही क्यों मानते हैं भाई, एलसीएम इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको इफिशियंसी निकालनी होती है, और इफिशियंसी निकालने के लिए इसका इससे कंप्लीटली डिवाइड होना जरूरी है। इफिशियंसी होती क्या एक्चुअली, 1 दिन में किया गया काम, यही आपकी इफिशियंसी है। तो देखो ए 16 दिन में 80 काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, आप बोलेंगे सर 5 काम करेगा, 16 पंजे 80 डिवाइड मार दूंगा। बी 20 दिन में 80 काम करता है, तो 1 दिन में मेरा 4 काम करेगा, तो इन दोनों की ये आ गई इफिशियंसी, ठीक है भाई। अब देखिए इफिशियंसी आने के बाद दोनों ने साथ मिलकर काम किया, साथ मिलकर 5 और 4 9, अगर ये दोनों साथ मिलकर 1 दिन काम करें तो 9 काम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने काम कितना किया है, कितने दिन किया है, आप बोलेंगे 4 दिन, तो 9 4 जा 36, इतना काम ये कर चुके हैं। टोटल वर्क क्या था आपका 80, तो 80 में से 36 काम हो चुका है, तो मेरा बचा कितना काम, आप बोलेंगे सर 44 आपका रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क है। अब रिमेनिंग वर्क तो है ठीक है, लेकिन अब चला कौन गया भाई, ए, मतलब ए का काम यहाँ पे खत्म हो गया, ए बिल्कुल गायब हो गया। अब बचा बी, तो ये तो 44 काम है वो बी को करना पड़ेगा, और बी 1 दिन में 4 काम करता है, तो 44 काम को कितने दिन में करेगा, आप डिवाइड मार देंगे 4 से, और ये आ जाएगा 11 डेज। तो यही आपका आंसर है, मतलब बी को 11 दिन और काम करना पड़ेगा, फिर काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं। भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क रख दो बस। 48 आदमी हैं, 20 दिनों में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब टोटल काम इतना हो रहा होगा, ठीक है। तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, 15 दिनों में कितने आदमी उसको खोद पाएंगे। तो इक्वल रख देना बस टोटल वर्क को, ये भी टोटल वर्क है और ये भी यहाँ से भी टोटल वर्क ही आएगा, तो कोई कैंसिल आउट कर लो भाई। 3 5 जा 3 से कटेगा 16 टाइम्स और 5 से कटेगा 4 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 4
64, ठीक है। तो 64 आपको पुरुष चाहिए होंगे खाई को खोदने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 44 वर्ष थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर व्यापम ने जो 2 दिया है वो गलत है, इसका आंसर 4 है भाई, ठीक है। इसको सभी बच्चों के लिए मतलब इस शिफ्ट से इग्नोर कर दिया गया, सभी को इसके नंबर मिले थे। ये मैंने एज इट इज़ उठाया है क्वेश्चन, और उसके नीचे लाइन लिखी होती है कि दिस क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे कुछ करके लिखा था, तो वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। अब देखिए अपन करके देखते हैं क्या आता है। सेम क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट में करवा चुका हूँ, एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है वैल्यूज़ के अलावा। देखिए भाई, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्षों पश्चात पति, पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, तो इस समय पुत्र की आयु क्या है ये आपको बताना है। देखिए एवरेज को लिखने का तरीका क्या होता है, जितने कैंडिडेट हैं उनकी आयु को जोड़ो और डिवाइड मार दो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट से। तो देखो हस्बैंड प्लस वाइफ डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज को लिखने का तरीका हो गया। और ये कितना दे रखा है 24, लेकिन ये कब है 7 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी भाई। तो देखो यहाँ से हस्बैंड प्लस वाइफ की टोटल एज अगर मैं निकालूं तो 24 दूनी 48, ये कब है 7 साल पहले जब उनका विवाह हुआ था। अगर मैं प्रेजेंट में आऊँ तो 7 साल हस्बैंड के बढ़ेंगे और 7 साल वाइफ के बढ़ेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 48 और 7 हो जाएगा 55, 55 और 7 62, ठीक है, 62 ईयर्स। ये है प्रेजेंट एज, हस्बैंड प्लस वाइफ की प्रेजेंट एज है 62। अब देखिए 7 साल बाद क्या हुआ भाई, पति, पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। अब हो गया भाई 7 साल बाद इनका एक बच्चा, तो हस्बैंड प्लस वाइफ और एक हो गया बच्चा, चाइल्ड बोल देता हूँ मैं। तो इनकी एवरेज एज है कितनी 22। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया है कि एवरेज को लिखने का तरीका है, तीनों की एज को जोड़ा मैंने और 3 से डिवाइड मारा। 3 से डिवाइड ही क्यों मारा, क्योंकि 3 कैंडिडेट हो गए, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इनका टोटल निकालूंगा तो ये आ जाएगा 66। आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट में 3 लोग हैं तो 66 है, और प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ की जो एज है बच्चे को हटा के वो 62 है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, आप बोलेंगे 4 साल का। तो ये 4 साल का जो डिफरेंस है वो बच्चे की वजह से आ रहा है, क्योंकि बच्चा 4 साल का है और 4 साल का बच्चा जोड़ने की वजह से ये 66 साल इनका सम हो रहा है। तो 4 साल का आपका चाइल्ड है भाई, ठीक है। और व्यापम ने इसका आंसर 2 दिया था, वो जो कि गलत है, इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया सबके लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। पीतल की एक कृति में, कृति मतलब एक पीस है, उसमें जस्ता और तांबा, जिंक और जिंक और कॉपर का जो रेशो है भाई वो 4:5 है, ठीक है। तो इस प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ते की मात्रा क्या होगी भाई, इसमें भी 4:5 में ही होगी, है ना। तो मतलब सीधी सी बात, इस 180 को मुझे 4:5 में तोड़ना है। कैसे तोड़ूंगा, 4 और 5 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू है 180, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 चौक 80, क्योंकि इसमें मैंने 20 का मल्टीप्लाई किया, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 4 किसका था, जस्ते का। तो जस्ते का अगर पूछता है आपसे तो 80 हो जाएगा, और अगर आपसे किसके पूछता है, तांबे का, तो तांबा का 100 हो जाएगा, और आपसे जस्ते की पूछा है तो जस्ते के लिए एक 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में मैं आपको भाई पहले के जो 2 वीडियो में उनको समझा चुका हूं, अब मैं नहीं समझाऊंगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका क्या है, 8934 इसका आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए भाई। तो क्या क्या करते हैं, इसमें 2-2 के पेयर बनाते हैं, पीछे से लास्ट से 2-2 के पेयर बनाए। अब देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपका 89 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखो 9 जा होता है 81, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 और 34 नीचे आ जाएगा, मतलब पेयर वाइज इसको उठाते हैं, तो 34 आ गया नीचे। अब देखिए ये जो 9 टाइम गया था तो 9 ही इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए
हमें सेम नंबर फिर से यहाँ पे लेना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 लिया तो ये 183 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 लूँगा तो 183 इंटू 3 आपका 834 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई कितने टाइम जाएगा। तो मैं देखता हूँ 18 चौक 72, 4 बार देख लेता हूँ 4 4। तो देखो 184 इंटू 4 अगर मैं करूँगा तो 18 चौक 72 720 हो जाएगा, और 4 चौक 16 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 736। ठीक है भाई 736, हाँ 736, ये 4 है। अब देखिए 14 माइनस 6 हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 9। ये जो 9 रिमाइंडर बचा है यही वो संख्या है जिसको मैं 8934 से माइनस करूँगा तो मेरा पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 98। ठीक है। अब मान के चलिए क्वेश्चन में आपसे घटाने की बजाय आपसे ये पूछ लेता कि इस नंबर में मैं क्या जोड़ूं, इस नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो भाई अगर पूर्ण वर्ग बन जाए और आपसे पूछा है कि क्या जोड़ा जाए, तो देखो करना क्या होता है, ये जो 4 टाइम्स मैंने डिवाइड दिया था रूल वाइज कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं। जैसे 4 टाइम दिया तो मैं 5 टाइम दे दूंगा, है ना, एक ज़्यादा बार दे देते हैं। फिर जो डिफरेंस निकल के आता है वो जो डिफरेंस होता है वही उसको अगर आप इस संख्या में जोड़ दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है क्योंकि हमेशा माइनस पे ही नहीं पूछेगा। जैसे मान के चलिए मैं 5 टाइम देता तो 185 इंटू 5 होता, तो 5 5 जा कितना हो जाता। अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ तो 18 पंजे 90 900 ये, और 5 5 जा 25 ये, तो ये हो जाता 925। ठीक है। अब देखो 925 इस 834 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो हाँ हमें ज़्यादा बार ही देना है। तो देखो 834 ये था और मैंने इसको डिवाइड मारा था, तो सॉरी मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो 925। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो भाई, तो मैं नीचे से ऊपर घटा देता हूँ। 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 3 गया 9। तो ये जो 91 है ना भाई, ये जो 91 निकल के आया है, अगर मैं इस 91 को यहाँ पे जोड़ दूंगा प्लस 91 कर दूंगा तो ये जो मेरा नंबर निकल के आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आया ना भाई। तो घटाने के टाइम पे हमें एज यूजुअल रूल वाइज करना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी डिफरेंस निकल के आता है, जो भी रिमाइंडर निकल के आता है यहाँ से, वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर जोड़ने की बात करता है तो आपको एक नंबर ज़्यादा बार डिवाइड देना है, और जो फिर जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा भाई घटाने का और जोड़ने का दोनों का। सो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए यदि x अपॉन 5 और 9/15 समतुल्य हैं, मतलब बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो x का मान निकालना है भाई। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, x अपॉन 5 को इक्वल कर देना है 9/15 के, है ना। 5 से मैं इसको 3 टाइम काटूंगा, 3 से इसको 3 टाइम्स काटूंगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3, और ये 3 ही आपका आंसर है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा। इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 2 4, है ना। तो अब देखो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, और निकालनी कैसी है आपको कि इनके बीच में होगी ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू। तो देखो भाई इसको अगर मैं बाय ऑप्शन देखूं तो देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का होता है 484, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी है 400 500 से, तो है ना। 24 और 25 पे भी नहीं बनेगी बात क्योंकि 24 का 576 और 25 का 625, तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो 210 और 215, भाई ये वैल्यू इतनी भी बड़ी नहीं है कि 210 का स्क्वायर और 215 के स्क्वायर के बीच में आए, है ना। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन बचेगा सिर्फ मेरा ये, और यही आपका आंसर है। तो ये हो गया ऑप्शन से करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड, जिसको मैंने बोला कि एलिमिनेट कर दी ऑप्शन, और मेरा ऑप्शन बच गया एक। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा सोच के और करूं, अगर मैं ऑप्शन से ना जाऊं, तो देखो मुझे इसके पास का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। ठीक है, इसके पास का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो मुझे मालूम है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4224 है तो इसके पास में जस्ट इससे एक नंबर बड़ा, मतलब एक बड़ा 4225, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका? 65 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, 65 का स्क्वायर होता है 4225, लेकिन ये 4225 नहीं है, ये 4225 से थोड़ा सा छोटा है। तो मतलब
ये जो x की वैल्यू है वो 65 से थोड़ा सा छोटा होगी कि नहीं होगी? x अगर 65 से थोड़ा सा छोटी होगी तो देखो 65 से थोड़ी सी छोटी दिख रही है, और 64 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं 64 का स्क्वायर तो ये होता है 4096, है ना। तो ये 4096 से तो बड़ी है, तो मतलब 64 से मेरी संख्या वो बड़ी होगी। तो ये जो x की वैल्यू है 65 से छोटी लेकिन 64 से बड़ी, मतलब 64 और 65 के बीच में होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपको बता रहा है कि यही है आपका आंसर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। महत्तम 4 अंकीय संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखता हूं मैं, यही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब देखो इसमें भी मैं वही मेथड लगाऊंगा। देखो 9 जा 90 सॉरी 81, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा दोनों के दोनों 9 मैंने नीचे ले लिए। 9 और 9 18 हो जाएगा, प्लस 9 करूँगा तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने टाइम्स जा सकता है, मैं एक काम करता हूँ 9 टाइम्स ही देखता हूँ। ठीक है, तो 189 का मैं 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 इंटू 9 हो जाएगा आपका 108 सॉरी हाँ 1620 और 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और 7 1 1701। सही किया है मैंने। 18 9 में 162 होता है। ठीक है, 9 9 जा 81 होता है। मैंने दोनों को जोड़ा 1 और 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1। ठीक है, 1701। अब देखिए ये 8 आया, ठीक है, और ये 9 आया और ये 1 आया। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो रिमाइंडर निकल के आया है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको सिर्फ यहीं तक पूछा था कि क्या संख्या में घटाया जाए कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो उसमें डायरेक्ट आपको 98 दिख गया था क्योंकि आपका रिमाइंडर 98 बचा था। यहाँ पे आपको एक स्टेप आगे पूछ लिया है, यहाँ पे आपको एक स्टेप आगे पूछ लिया गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो देखो अगर मैं यहाँ से मैं निकाल लूँगा कि 9999 में से अगर मैं 198 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1089। तो 4 अंकों की मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगी वो आपकी 9801 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है कि जब भी आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेनी है, डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करनी है, और जो भी लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देना है। ठीक है भाई, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा आपके सामने निकल के आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 9801 निकल के आ गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो देखो भाई इसके बाद आई थिंक नहीं है क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन था ये। तो देखो भाई ये हम शिफ्ट 2 के कंप्लीट 19 क्वेश्चन इसी शिफ्ट के इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो शिफ्ट 3 का होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके भी 20 के 20 क्वेश्चन मैं एक ही बार में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है भाई, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए भाई, वीडियो को देखते रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए भाई, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो का लुफ्त उठा पाएँ, है ना, ज़रूरी है भाई। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस के साथ। चलिए बाय, थैंक यू।